चुका है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल। पहाड़ी राज्य में एक फेज में 12 नवंबर को होगी वोटिंग, जबकि 8 दिसंबर को आएंगे रिजल्ट। 68 सीटों वाली हिमाचल असेंबली में साल 2017 के बाद 2022 के विधानसभा चुनावों का जो नजारा है वो बदला है, क्योंकि इस बार इस चुनावों में एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की। चुनावों की तारीख घोषित होते ही बीजेपी और कांग्रेस भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगाती दिखाई दे रही है। तो एएनबी न्यूज भी निकल पड़ा है चुनावों के इस मौसम में यह जानने के लिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी हिमाचल की सियासत में है दमदार, कौन सी करवट ले रही है पहाड़ की राजनीति। इस बार दिखेगा कांग्रेस का पंच या एक बार फिर से सजेगा भारतीय जनता पार्टी का मंच। यहां हिमाचल के सियासतदानों के इरादों को अखबार और न्यूज चैनल में देखा है। सियासी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए यहां बयान वीरों के लिए कोई न लक्ष्मण रेखा है। विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है और पहाड़ की चुनौतियों का अंबार है। तो आज हम निकल पड़े हैं हिमाचल विधानसभा चुनावों का जायजा लेने के लिए। हिमाचल की सरकार बनाने को तैयार है सियासतदान और हिमाचल के चुनावी रण में उतर चुकी है सियासी सेनाएं। हिमाचल के विधानसभा चुनाव की बज चुकी है रणभेरी। दावे हैं अपने अपने, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आखिर किसके सर पर सजेगा ताज, बताएंगे आपको हम हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है हिमाचल का महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर हिमाचल का महासंग्राम। 2017 की जयराम सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे सुखराम चौधरी पर एक बार फिर से भाजपा ने विश्वास जताया है और पांवटा साहब की सीट से एक बार फिर वो चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ खुद चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं? सबसे पहले प्रदेश की बात कर लेते हैं। आप ऊर्जा मंत्री रहे हैं, क्या कुछ आप प्रदेश की जनता के लिए 2017 में 3 बड़े काम गिनवा दीजिए, और अगर आगे एक बार फिर मौका मिलता है तो क्या वो काम जो रह गए और उनको अब करने की इच्छा है? प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। पहला फैसला हमारी कैबिनेट का ये था कि हम जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी वृद्धा पेंशन जो है, हिमाचल प्रदेश में 80 साल की उम्र में विदाउट इनकम पेंशन लगती थी, वो उम्र घटाकर हमने 70 साल की और वर्तमान में हमने 60 साल कर दी है। और 1050 से 70 से 80 साल की पेंशन 1700 रुपये की, और उसके बाद 60 से 70 साल की उम्र हमने 650 रुपये से पेंशन 1000 रुपये की है। बहुत अच्छा डिसीजन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार ने दी, जो बच गए लोग उसको हमने हिम केयर में कवर किया। लाखों लोगों को उसका लाभ मिला है। केंद्र ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आईआरडीपी परिवारों को निःशुल्क गैस के कनेक्शन आवंटित किए और आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सभी परिवारों को जिनके राशन कार्ड पर गैस रजिस्टर्ड नहीं थी, गैस के 3 लाख कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की गृहिणियों को फ्री में दिए हैं। 50% किराया हमने महिलाओं का कम कर दिया ट्रांसपोर्ट की बसों में। 125 यूनिट बिजली सभी उपभोक्ताओं को जिनकी खपत 1 महीने में उससे कम होती है उनको पर कोई भी जो है बिल नहीं आता। 14,62,130 लोगों का बिजली का बिल पिछले महीने 0 आया 24 लाख में से। और विदाउट एनओसी हमने बिजली के मीटर लगाने शुरू किए। नो एनओसी की जरूरत नहीं है हिमाचल पर। आप ऊर्जा मंत्री रहे हैं जयराम सरकार में, लेकिन सवाल ये है कि 125 यूनिट से जो सेकंड स्लैब है उसके अंदर जो रेट है वो रिड्यूस होने की मांग लगातार प्रदेश की तरफ से आती रही है। इसके ऊपर भी क्या अगर दोबारा मौका मिलता है तो विचार किया जाएगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मन बनाया आदरणीय जयराम ठाकुर जी को पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का। मौका मिलेगा इस पर भी विचार करेंगे, लोगों को राहत देंगे हम। पावर स्टेट है हिमाचल प्रदेश। पांवटा साहब के लिए क्या बड़े 3 काम गिनते हैं अपने पिछले कार्यकाल में, 2017 से 22 के कार्यकाल में, कि ये 3 बड़ी उपलब्धियां पांवटा के लिए?
पोंटा के लिए 3 नहीं दर्जनों बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारे पास हैं। बाता पुल से लेकर यमुना ब्रिज तक हमने 4 लेन जो है सड़क बनाई है। सारे बिजली के पोल हमने बाहर निकलवा कर अच्छी सड़क लोगों को बना कर दी। आज बद्रीपुर से हमारा नेशनल हाईवे का काम चला है, चौड़ी हो रही है सड़क, युद्ध स्तर पे काम चला है। पोंटा का सिविल हॉस्पिटल 100 से 150 बिस्तरों का हमने करवा कर दिया। पोंटा विधानसभा क्षेत्र में हमने 2 सब तहसील खुलवा कर दिया, राजपुरा और खोड़ोवाला में। इलेक्ट्रिकल का सब डिवीज़न एक नया खोल कर दिया। 3 इलेक्ट्रिकल के सब डिवीज़न खोले हमने पोंटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। IPH के सब डिवीज़न, B&R के सब डिवीज़न, BP ऑफिस का कार्यालय और बहुत से काम हमने सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति लाए। हम पोंटा विधानसभा क्षेत्र में 7 इंच के 418 ट्यूबवेल मैंने इस टेन्योर में लगा कर दिए और 52 बड़े सिंचाई के ट्यूबवेल स्वीकृत करवाए जो लग रहे हैं। इसलिए ये वर्ष जो हमारा है 220 kV का सबस्टेशन 103 करोड़ की लागत से स्वीकृत पूरा कर दिया। यमुना का चैनलाइजेशन की NDS दी 250 करोड़ की। अगर अगली बार ये मौका मिलता है, जनता फिर चुनती है, आप 6ठी बार क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अभी मन में इच्छा रह गई है इस हल्के के लिए? देखिए, पोंटा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का आदर्श विधानसभा क्षेत्र है। माइनिंग एरिया यहाँ है, हिल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, एग्रीकल्चर का बहुत क्षेत्र है हमारे पास। हम सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनेगा। कांग्रेस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को हवा देते रहे हैं समय समय पर, कि ऊर्जा विभाग आपके पास था, उसमें अनियमितताएं कई रही हैं पिछले कार्यकाल में। उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लोग नासमझ लोग हैं। एक प्रोजेक्ट की वो बात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी ने वो काम लिया। कांग्रेस की सरकार के समय में उसका टेंडर हुआ। मेरे समय में 44 करोड़ का काम हुआ। वो कह रहे 396 करोड़ का घोटाला हो गया। कितना बड़ा झूठ बोलते हो। बाकी कामों में टेंडर प्रोसेस होता है, जिसका लोएस्ट रेट होता है उसको काम मिलता है। इसलिए ये सारे आरोप बेबुनियाद आरोप है। अलका लांबा को मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, प्रवक्ता है कांग्रेस की, मैंने उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस दर्ज करवाया है। अगर वो मुझसे माफ़ी मांग लेती है, पोंटा के लोगों से माफ़ी मांग ले, हिमाचल प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगे, नहीं तो कोर्ट का सामना करने के लिए तैयार है। एक अंतिम प्रश्न और, इस बार आपके लिए कहीं ना कहीं पार्टी के लोग भी थोड़ी सी समस्या पैदा कर रहे हैं। उनको क्यों नहीं मनाया गया? क्या कारण रहे कि वो मान नहीं पाए, या क्या वजह रही? देखिए, जहाँ पर हमारे लोगों की बात है, उन्होंने शुरू से ही मन बना लिया था जब वो लोगों के बीच में जा रहे थे कि टिकट मिला तब भी लड़ेंगे, नहीं मिला तब भी लड़ेंगे। तो उनसे किस कंडीशन पे हम बात करते हैं? हमने तो उनसे कहा कई बार, टिकट आपको मिलेगा, आपके साथ चलेंगे भाई। और वो आज बड़ी विचित्र बात मैं बताना चाहता हूँ। वो तीनों जाते थे, जनसभा कार्यक्रम करते थे, कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन, और उस समय कांग्रेस को नहीं कोसते थे, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे को कोसते थे। टिकट भी बीजेपी का चाहिए, कोसना भी सुखराम को है। हमने फिर भी कोई विरोध नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है, देखा जाएगा समय आने पर। परंतु अब एक मन से संबोधन करना, अब 2-2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, आप एक मंच में 3 आदमी खड़े हो, एक आदमी चुनाव लड़ता ना, क्यों लड़ रहे हैं? 2 आदमी चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, उनका डिसीजन ये है, निर्णय, कि भी हमें ऊपर के वोट नहीं मिलेंगे, ऊपर का कैंडिडेट है, निचले वाला कैंडिडेट है, कि आप नीचे से वोट काटो, मैंने ऊपर से वोट काटूंगा। वोट काटू उम्मीदवार हैं वो। आपको फर्क पड़ेगा वोट काटू से? कोई देखिए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पोंटा के लोग बहुत समझदार हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का, तो वो भी वोट तो काटेगा ना। इसलिए ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पोंटा का आवाम हमारे साथ है, विकास के नाम पर साथ है, और विकास को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। 100% पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे अपना सहयोग और आशीर्वाद देंगे।
तो ये थे हमारे साथ सुखराम चौधरी, जिनका दावा है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में अगर अगली बार मौका मिला तो विकास के लिए काम किया जाएगा और साथ ही साथ पांवटा की जनता को और कई नई सौगातें दी जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर हिमाचल का महासंग्राम। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम सिरमौर में हैं और नान विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप साहब, वो प्रचार के लिए पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि व्यस्तता कितनी चल रही है, लेकिन इस व्यस्तता में सादगी का परिचय अभी भी कहीं ना कहीं भाजपा अपने जो प्रत्याशी के जरिए लोगों को भी देने का काम कर रही है। व्यस्तता बहुत है अध्यक्ष जी, और इस व्यस्तता में सादापन भी देखने को मिल रहा है। जी देखिए, ये बात सही है, व्यस्तता बहुत है, समय कम है और काम ज़्यादा है, लेकिन जिस प्रकार का जनता का सहयोग मिल रहा है, मैं समझता हूँ व्यस्तता और हर चीज़ जो है उसके आगे पौनी पड़ जाती है। आज सुबह से जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम चले हैं तो बहुत भारी जन समर्थन हमको मिल रहा है और उससे स्वतः ही एक खुशी की अनुभूति होती है कि हम रिकॉर्ड मार्जिन से नान विधानसभा क्षेत्र को जीतने जा रहे हैं। आज अध्यक्ष जी, प्रियंका गांधी की चुनावी रैली थी हिमाचल में और उन्होंने कई मंच से बड़े आरोप भी लगाए हैं और वादे भी किए हैं। सबसे पहले तो जो आप लोगों ने नारा दिया है कि रिवाज बदलने वाला है, वो कह रहे रिवाज नहीं, राज बदलने जा रहा है। और इसके साथ साथ कई आरोप लगाए हैं बड़े, भ्रष्टाचार में डूबी रही जयराम सरकार, कोरोना काल में काम नहीं किया, इस तरह के कई मंच से आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोरोना काल की ही बात कर लूं। ये भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसने कोरोना काल में भी इस बात को सुनिश्चित किया कि कोरोना के कारण कोई भूखा ना सोए। पूरी पार्टी उस समय घर घर जाकर लोगों को राशन मुहैया करवाना, भोजन मुहैया करवाना, और उस कार्य को हमारे लोगों ने किया। और कांग्रेस पार्टी के लोग तो केवल ड्राइंग रूम में बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो है उस प्रकार से कार्य करते रहे और एक झूठा बिल 14 लाख का बिल उन्हें अपने हाईकमान को भेजा। दूसरी ओर हमारी चाहे महिलाएं थी, चाहे युवा मोर्चा था, चाहे अन्य हमारे मोर्चे थे, पार्टी के लोग लगातार काम में व्यस्त है। दूसरी बात, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार किसके समय में और कितना भ्रष्टाचार हुआ। हमारे सामने यूपीए की सरकार थी तो प्रतिदिन कोई ना कोई घोटाला होता था और दुनिया के अंदर हमारी छवि यह थी कि अगर भ्रष्ट देश कोई है तो भारत है। लेकिन 2014 के बाद हमारी जो छवि दुनिया के अंदर बदली है। आज तमाम विकसित देश और दूसरे देश हमारे देश के साथ जो है रिश्ते जो है बढ़ाना चाहते हैं, वो जो है आयात निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से एक नया समय और एक नया इतिहास माननीय मोदी जी ने बनाया है, आज मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे देश हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमने इन 2014 के बाद 8 वर्षों में इस बात को अनुभव भी किया है। अध्यक्ष जी, हमारी जो एएनबी न्यूज की टीम है लगातार पूरे हिमाचल को कवर कर रही है। एक सबसे बड़ी समस्या ऊना से लेके चंबा तक निकल कर आ रही है, जो वो है पानी की, पीने के पानी की बहुत समस्या लोगों ने बताई है, एक मुद्दा। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं का, हालांकि एम्स आप लोग ले आए हैं, उपलब्धि बता रहे हैं उसको, और वाकई में कहीं ना कहीं उपलब्धि है भी एम्स का आना, लेकिन जो ऐसे इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां पर रोजमर्रा के लिए एम्स जाना संभव नहीं है, उनके लिए क्या कुछ योजनाएं रहेंगी? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात मैं करना चाहूँगा। हिमाचल जैसा छोटा राज्य, 7 मेडिकल कॉलेज, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एक पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और एम्स जिसकी बात हम करते हैं। हिमाचल के लिए एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। लेकिन आज एम्स का शिलान्यास हमारी सरकार के समय माननीय मोदी जी ने किया। रिकॉर्ड 3 सालों में उसका निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ और आज जो है पूर्ण रूपेण जो फंक्शनल हॉस्पिटल एम्स के रूप में हमारे सामने है। मेडिकल कॉलेजेस में जो है
सभी जगह जो है आज बिल्डिंग बनाने का काम, अगर मैं सिरमौर की बात करूं तो करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से हम नाहन का मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य क्षेत्र में आज बहुत सारी पीएससीज खुली हैं, सीएससीज खुली हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया है। आज के समय में मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है और अगर देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं, अगर सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कहीं पर हैं तो हिमाचल प्रदेश में। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोग अभी भी दावा कर रहे हैं कि 50 से 55 सीटें आने जा रही हैं, 55 सीटें 68 में से, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे का अभी भी इंतजार है। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 4 राज्यों में क्या हश्र हुआ, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, उत्तराखंड में क्या हुआ। जमानतें बचाने के लाले पड़ गए थे इनको और हिमाचल प्रदेश में भी यही हश्र होने वाला है, ऐसी स्थिति होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बना रही है और पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत रही। पिछली बार में 44 जीती थी, इस बार ये आंकड़ा उससे भी आगे होगा, इससे भी ज्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। इसलिए ख्याली पुलाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। जनता भी जानती है जिस सरकार ने काम किया है, चाहे वो मोदी जी हैं चाहे जयराम जी हैं, दोनों ने काम किया है और काम के बदले जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जो ऋण उनके ऊपर दोनों सरकारों ने चढ़ाया है, उस ऋण से वो ऋण होना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। मेरा अंतिम सवाल ये है, कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा ओपीएस पूरा सुलग रहा है, विपक्ष पूरी तरह से हवा दे रहा है। क्या वाकई में इस बार ओपीएस की सौगात आप लोग दे देंगे? क्योंकि जयराम जी तो कह रहे थे कि ओपीएस का जो फैसला है वो वीरभद्र जी के समय में हुआ था वापसी का। ये बात सही है। ओपीएस अगर बंद की थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था। उस समय के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने देश में सबसे पहले जो है एनपीएस को लागू किया था। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने के लिए और कर्मचारियों के साथ धोखा करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद उनकी 2 बार सरकार बनी तो उन्होंने उस मुद्दे को कभी हल नहीं किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये प्रयास किया है कि जितने भी कर्मचारियों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के हित की जो भी करने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कर्मचारियों की आने वाले समय में भी जो भी समस्या होंगी उसको भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप साहब, जो बता रहे थे कि भाजपा की सरकार एक बार फिर बनने के बाद तमाम वो काम किए जाएंगे जो कर्मचारियों के लिए, हिमाचल की जनता के लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर हिमाचल का महासंग्राम। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम सिरमौर जिले की नाहन विधानसभा सीट पर हैं, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी राजीव बिंदल हमारे साथ मौजूद हैं और क्या कुछ इनके मुद्दे हैं इस बार वो सीधा इन्हीं से जानेंगे। बिंदल साहब, 2017 का चुनाव आपने जीता, 22 में अब एक बार फिर आप मैदान में हैं। क्या कुछ नाहन की विधानसभा की जनता को आप इस बार देने वाले हैं अगर जीतते हैं तो? नाहन विधानसभा क्षेत्र के मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और इनके आशीर्वाद के कारण और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हम बहुत सारे कामों को कराने में कामयाब हुए और अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो हम जनता के दरबार में आए। जनता हमको आशीर्वाद देगी तो कुछ लाइनों में हम ये कह सकते हैं कि नाहन विधानसभा क्षेत्र को हम हिमाचल प्रदेश का बेस्ट विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां हर घर को पीने का स्वच्छ पानी हो, जहां पर मैक्सिमम स्थानों पर सिंचाई का पानी उपलब्ध हो, जहां रोजगार की व्यवस्था के लिए आईटी की दृष्टि से एक बहुत बड़ा हब क्रिएट करते हुए मेरे युवाओं को रोजगार के साधन मिले। हमने नदी नालों पर पुलों का निर्माण किया, लगभग 60 से अधिक पुलों का निर्माण किया है। हम
इस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं कि कोई भी खाला नाला ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस पर पुल नहीं होगा, और हर गांव को पक्की सड़क के साथ जोड़ेंगे, ये लक्ष्य लेकर के चले हैं। 2017 में बिंदल साहब आप बने, क्या वो काम है ऐसे 3 बड़े जो इस बार रह गए, कसक रह गई कि अब 22 में बनने के बाद ये कराने हैं 3 बड़े काम नाहन के लिए? कसक तो कुछ नहीं है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। 300 करोड़ का अस्पताल नाहन में बन रहा है, 100 करोड़ रुपए का ईएसआई अस्पताल कालाअम में बन रहा है, 7 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 1 सीएचसी हमने बनाई है। इसलिए कसक कुछ नहीं है, पर हम सेक्टर 32 चंडीगढ़ जितना बड़ा बेहतरीन अस्पताल नाहन को देना चाहते हैं, कालाअम ईएसआई अस्पताल को, और एक आदर्श अस्पताल बनाना चाहते हैं। और भगवान के द्वारा दी गई बूंद बूंद पानी को हम किसान को पहुंचाना चाहते हैं। और आईटी सेक्टर में एक रोजगार का बहुत बड़ा संसाधन खड़ा करने की हम तैयारी कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर के इजाफे के लिए काफ़ी बड़ा काम हो चुका है, और आने वाले समय के अंदर वो भी एक रोजगार का साधन बनेगा, ऐसा हमारा मन। ठीक है बिंदल साहब, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो धरती पुत्र वर्सेस बाहरी का मुद्दा उठा रहे हैं लगातार नाहन विधानसभा क्षेत्र में। इसको कहां तक आप उचित मानते हैं, क्योंकि आप तो पुराने बाशिंदे हो गए हो शायद अब नाहन में भी? मेरे प्रिय साथी विरोधी दल के जो कैंडिडेट हैं वो अपने गांव में तो जाकर के आ जाएं। उनके गांव में 2 इंच सड़क नहीं है चलने की। उनकी सड़क की फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने कराई, पेड़ों के पैसे मैंने जमा कराए। उनके गांव की डिस्पेंसरी टूटी फूटी थी, उसको 40 लाख रुपए लगा करके भवन में बना के आया। उनकी पंचायत में बनी हुई सभी सड़कें छोटे वाली वो मैंने बनाई हैं। तो वो स्वयं अंदाजा लगा लें कि कौन क्या है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, ये फैसला तो नाहन की जनता करने वाली है। ठीक है बिंदल साहब, एक बड़ा नाम है हिमाचल की राजनीति में। कहीं ना कहीं राजीव बिंदल ने पार्टी के लिए भी बड़ा ना सिर्फ प्रचार किया समय समय पर, जरूरत पर जब पार्टी ने ड्यूटी लगाई, बल्कि काम भी किए संगठन के तौर पर। लेकिन 2017 में जीते, अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकाल लंबा नहीं चला। फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो भी कोरोना काल के दौरान चली गई। इस बार अगर सरकार आ गई तो कैबिनेट आ जाएगी नाहन में? पहली बात तो ये कि सरकार आने में अगर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार बीजेपी की आ रही है, डंके की चोट पर आ रही है। और आपका बड़ा भाई, छोटा भाई नाहन का विधायक और पूरी शक्ति के साथ सरकार के अंदर शामिल होगा और अपने इलाके की लड़ाई को लड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ नाहन विधानसभा से प्रत्याशी भाजपा के राजीव बिंदल, जिनका साफ तौर पर दावा है कि इस बार भाजपा की सरकार आ रही है और नाहन को कैबिनेट कहीं ना कहीं शामिल भी होने जा रही है, कैबिनेट में नाहन के लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के महासंग्राम में। और हम इस समय मौजूद हैं कांगड़ा जिले में। और ये कहा जाता है हिमाचल में कि जिसने कांगड़ा को जीत लिया उसने हिमाचल को जीत लिया। और हिमाचल की सबसे महत्वपूर्ण सीट ज्वालामुखी से हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार प्रत्याशी संजय रत्न मौजूद हैं। संजय जी, क्या बड़ी चुनौतियां हैं इस बार, कैसे जीतेंगे हिमाचल को? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चौमुखी विकास किया है और वही कांग्रेस पार्टी का आज जो है वो चुनाव में मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर जो है वो जनता के दरबार में गई है और चुनाव जो है वो विकास के नाम पे लड़ा जा रहा है। जो राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में चौमुखी विकास जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है 2012 से 17 तक, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17 से 22 में रोक दिया और वहीं का वहीं रुका हुआ है। उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए और नए आयाम विकास के स्थापित करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव मैदान में उतरी है। लगातार प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े स्टार प्रचारक चुनौतियां दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी लगातार विकास के दावे कर रही है।
ये जनता के सामने है कि बीजेपी ने क्या विकास किया है और कांग्रेस ने क्या विकास किया है, और इसका निर्णय जो है वो 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की जनता करेगी कि किसने विकास किया है। जिसने विकास किया होगा जनता उसका समर्थन करेगी। क्या ऐसा स्थानीय मुद्दा है जिसको पूरा करना चाहते हैं? अगर संजय रत्न कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, शिमला तक पहुंचते हैं, तो क्या बड़ा ऐसा स्थानीय मुद्दा है जिनको पूरा करना चाहते हैं? स्थानीय मुद्दा विकास है। हमने 2012 से 17 में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र को विकास में आगे ले जाने का पूरा प्रयास किया था, और जो हमने विकास के काम शुरू किए थे वो सारे के सारे काम जो है रुके हुए हैं। उन कामों को हम जो पूरा करेंगे और नए विकास के आयाम जो है वो हम ज्वालामुखी में स्थापित करेंगे। कांग्रेस 10 गारंटी की बात कर रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रही है लगातार। जी, ओल्ड पेंशन गवर्नमेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बनेगी उसमें जो है वो हम इन 10 गारंटीज को पूरा करेंगे, जिसमें ओल्ड पेंशन जो है वो सबसे पहली गारंटी है, और जो भी मुलाजम 2003 के बाद लगे हैं उनको पुरानी पेंशन जो है उनकी बहाल की जाएगी। ये कांग्रेस ने दावा किया है। क्या लगता है इस बार हिमाचल में कांग्रेस के लिए रास्ता कैसा लग रहा है इस बार आपको? कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी से जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, और हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो आज दुखी है। हर वर्ग दुखी है। कर्मचारी दुखी हैं, बागवान दुखी हैं, कृषक दुखी हैं, बेरोजगार दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं महंगाई से। तो सारा वर्ग जो है वो आज कांग्रेस की तरफ जो है वो आगे बढ़कर जो है वो कांग्रेस में के पक्ष में मतदान कर रहा है, और कांग्रेस की सरकार जो है 2/3 मेजोरिटी से हिमाचल में बनने जा रही है। कहीं ना कहीं उम्मीद है, लेकिन अब देखना होगा कि इस उम्मीद को जनता कैसे पूरा करती है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मैं चंद्रशेखर, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र। राजनीति ने आका नेताओं को क्या क्या सिखा दिया। बड़े से बड़े नेता को भी जनता के कदमों पर झुका दिया। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है, और अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। इस राजनीति का रंग भी बड़ा ही अजीब है। वही दुश्मन बनता है जो सबसे करीब होता है। लेकिन हाँ, हिमाचल की जनता को यही है संदेश कि वोट उसी को दो जो आपके आए काम। हिमाचल के महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, ANB न्यूज।